अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुरान रिप्ले के एक और लेकिन ईद स्पेशल एपिसोड के साथ आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और उम्मीद है क्योंकि आज दूसरा दिन है, यकीनी तौर पर कलेजी और गोश्त के बाद और बिरयानी पुलाव के बाद मुझे लगता है कि अब तक तो बारबेक्यू की जो है वो पार्टियाँ या तो कोई किसी ने कल कर ली होगी, लेकिन ज़्यादातर जैसे हम लोग हैं या बहुत सारे और मेरे दोस्त भी हैं तो दूसरे दिन तो लाजमी होता है, फिर तीसरे दिन। और ये ईद है ही एक त्यौहार है जिसमें मेरा बस ये कहना होगा जहां आप अपनी खुशियां ज़रूर याद रखें, लेकिन जो असल मकसद है कुर्बानी का मुस्तहिकीन तक भी ज़रूर पहुंचाएं। उनकी खुशियां भी हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है। जनाब, आज ईद शो में हम बात करेंगे, ईद गपशप है। क्रिकेट पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकबूल खेल है, इसकी बड़ी जो है ना डायनेमिक्स निकलती हैं, पुरानी यादें भी हो सकती हैं, मौजूदा जो बातें हैं वो भी हो सकती हैं, फिर आने वाली क्रिकेट जैसा हमें पता है कि क्या पावर पैक सीज़न आ रहा है। और इन सारे मौजूदात से बात करने के लिए मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है ना, इनसे बेहतर कोई शख्स हो नहीं सकता, क्योंकि ये ना तो माजी को छोड़ते हैं ना आजकल हाल छोड़ रहे हैं और मुस्तकबिल पे तो खैर बात करेंगे ही। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मज़ा आया, काफ़ी अरसे बाद आपसे गपशप हुई और इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे इस शो के अंदर और मज़ा करेंगे। बिल्कुल जनाब, और बहुत शुक्रिया आने के लिए भी तनवीर भाई। और बताइए सर, ईद कैसे गुजरी है? अल्लाह का शुक्र है सबसे पहले से पिछली छोटी ईद पे भी हम यही कह रहे थे, इसी पर भी कि शुक्र है वो जो कोरोना वाला फैक्टर था वो दूर हुआ, तो अब लोग मिल सकते हैं। गो के थोड़ी एहतियात की भी ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी हद तक ज़िंदगी वापस आई तो बड़ा खुदा का शुक्र है। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि जो कोरोना के सिलसिले थे वो ख़त्म हुए और लोग जो है वो बाहर नज़र आए और जो कुर्बानी का सिलसिला वो हमें नज़र आया। बड़े परेशान थे लोग काफ़ी अरसे से, और जिस तरीके से सारे लोग कुर्बानी करते हैं हमने भी कुर्बानी की, बकरा हमने किया। हमेशा से ही मैं बकरा करता हूँ। तो तनवीर भाई बकरा खुद लेने जाते हैं या नहीं किसी की जिम्मेदारी लगा? नहीं, मैं खुद लेने जाता हूँ। अच्छा, हमेशा मैं खुद लेने जाता हूँ। इस बार सुना क्या, मैं तो खुद लेकर आया, पता चला जी रेट डबल हुए हैं, तो क्या दिमाग घूम गया वहाँ पहुँच के। तो बिल्कुल, अभी कराची में बारिश, मंडी का हाल अलग ख़राब था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं जब गया बकरा लेने तो यही सोच के गया था कि मुझे लगता है कि मैं बकरा ले नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे थे। और मैं जब बकरा ले रहा था तो मैंने एक से बात की, मैंने बोला भाई पेट्रोल महंगा हुआ है, गैस महंगी हुई है, खाना पीना महंगा हुआ, आपने तो बकरे भी महंगे कर दिए। हालांकि गोश्त इतना ज़्यादा महंगा नहीं हुआ, लेकिन आपने जितने बकरे महंगे कर दिए, तो हालांकि पिछली ईद पे जिस रेट पे मुझे मिले थे उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर किए हुए थे, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो काफ़ी चक्कर लगे और आपको पता है बारिशें भी हो रही थी। साहब का तो बकरा चोरी हो गया, आपका बकरा खैरियत से रहा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खैरियत से रहा और घर भी आया और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से। बकरा जो है वो लेकिन ये आपकी तरह गुस्से वाला तो नहीं था? नहीं मेरी नहीं। अच्छा, वैसे गुस्से वाला लोगों ने मुझे बना दिया। हाँ, आज मैंने तनवीर भाई को शो आज आने, अभी हम जब बात कर रहे थे मैंने कहा तनवीर भाई आज ईद का दिन है, थोड़ा जरा मुस्कुराइएगा। तो मुझे शुक्र है कि तो शुरू से खुद मुस्कुराए। नहीं, तनवीर भाई क्या ये सही है? जैसे तज़्ज़िये जानदार, कड़कदार और गरम जैसे कड़कदार जैसे चाय होती है, क्या मिजाज भी ऐसे ही है जब कैमरा ऑन होता है दिल की बातें निकलती फिर ऐसा हो जाता है? नहीं यार गफ्फार भाई, अभी आपके साथ शो कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला पूरा शो हम करेंगे, आपको मजा भी आएगा। सही चले आपको मजा भी आएगा, आप खुद सोचेंगे कि ये बड़ी डिफरेंट नेचर का इंसान है। देखिए मसला ये वो हमारी फील्ड है। वो जब क्रिकेट की बात होती है टीवी पे, जब मैं बैठता हूँ, मुझे इस वजह से गुस्सा आता है कि मैं अपने क्रिकेटर्स को जब देखता हूँ क्रिकेट भी खेले में और गलत चीज़ों को बैक कर रहे होते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है कि अगर क्रिकेट खेला हुआ बंदा गलत चीज़ों को डिफेंड करेगा तो फिर हमारी क्रिकेट कहाँ जाएगी। तो इस वजह से मुझे बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल आम जिंदगी में मुझे देखेंगे, अभी जैसा हूँ ऐसा ही हूँ। मैं म्यूज़िक भी सुनता हूँ, मैं ड्रामे भी देखता हूँ, मैं सारे काम करता हूँ, मैं घूमता फिरता जाता हूँ, बच्चों के साथ घूमता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। सारे जो ज़िंदगी में एंजॉय करने वाली चीज़ें होती हैं अपनी फैमिली के साथ, मैं सब वो करता हूँ। लेकिन लोग जो हैं वो मुझे जाहिर सी पता है, अब क्रिकेटर है वो क्रिकेट की चैनल पे देखते हैं, वो ये समझते हैं कि हर जगह पे इसी तरह ही है, लेकिन ऐसा नहीं हूँ मैं। चलिए, आपने जो क्रिकेट खेली तनवीर साहब, तो कभी ऐसे मौके तो बहुत आए होंगे जब ईद बाहर मनाने का मौका मिला या बाहर ईद हुई, तो फिर उस वक्त कैसा होता है? बहुत सारे क्रिकेटर ये कहते हैं भाई आदत हो जाती है, फिर हम तो कभी एक टूर पे दूसरे टूर पे भी, डोमेस्टिक में इतनी ट्रैवलिंग होती है, घरों से बाहर रहना पड़ता है, तो एक क्रिकेटर की कुर्बानी तो होती है, क्या कहते हैं? अब देखें, जाहिर सी बात है, हुआ है मेरे साथ भी 2-3 दफ़ा हुआ है कि ईद मैंने घर पे की नहीं है, लेकिन वो मजबूरी है और वो फैमिली भी समझती है कि इनकी ये मजबूरी है कि वापस तो आ नहीं सकते। रमज़ान की मैं बात करूँ, रमज़ान भी हमने 2-3 दफ़ा इंग्लैंड में जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे वहाँ हमने
रखे हैं। लेकिन बात ये है कि रमज़ान हो गया, ईद हो गया, फिर आप घर वालों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अगर मैं मिस करने की बात करूं तो 2-2.5 साल हो गए मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है, तो वो जब इन चीज़ों पे मज़ा नहीं आता। जाहिर सी बात है दुनिया के सिलसिले वो तो पूरे करने हैं, लेकिन जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो फिर उसमें वालिद साहब को बहुत मिस करता हूँ। चलिए मैं क्रिकेट की बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है फिर तनवीर भाई की मुस्कुराहट कहीं जज्बात में तब्दील ना हो जाए, तो मैं क्रिकेट को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखता हूँ। ये बताइए ईद इस बार कैसी गुजरी बच्चों के साथ, बारबेक्यू पार्टी कब हो रही है? और क्रिकेटर्स जो दोस्त हैं कराची के बहुत सारे, हालांकि जैसे इनके ख्यालात हैं मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारे दोस्त अब बाकी रहे होंगे क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है तनवीर साहब, लेकिन कैसे बनाते हैं सर ईद? बारबेक्यू पार्टी तो मस्ट है ना, फिर छत पर टिक्के हो रहे हों और कोयले लगे हुए हों। हाँ, देखिए बारबेक्यू जो पार्टी होती है मैं अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ही हम करते हैं। और ईद का पहला दिन आप सबको पता है कि जो आपके बड़े होते हैं, अम्मी अब्बू होते हैं, आप उन्हीं के घर पे जाते हैं, कुर्बानी भी वहीं होती है, फिर उसके बाद खाना पीना वहीं होता है, सिस्टर्स वगैरह खालें वगैरह आ जाती हैं वहाँ पे, चाचा वगैरह, तो उनके साथ बैठ के गपशप होती है। पहला दिन तो उधर ही गुजरता है। फिर उसके बाद ईदी वगैरह देनी होती है, बच्चे बहुत होते हैं क्योंकि देनी तो है हम भी भाई। अब तो ईदी के लिए तो मुझे लगता है कि वो 1000-500 का नोट तो बहुत कम पड़ जाता होगा। अब तो बच्चों की डिमांड ही बढ़ती जा रही है, महंगाई हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बढ़ाने पड़ते हैं, वरना बच्चे बोल देते हैं कि हमारे जमाने में तो एक लाल नोट भी काफी था। हम तो कहते थे कि एक 10 वाला मिल जाए हमें बहुत है, उसी को जमा कर करके बड़े खुश होते थे हम लोग, कड़क हो बस कड़क। और अब तो किसी को 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए भी दे दो तो बच्चा कहते हैं नहीं भाई हमें जरा वो ब्लू वाला नोट चाहिए। तो वो फिर डिमांड बढ़ गई है बच्चों की। तो बच्चे हमारे आज के बड़े चालाक हो गए, बहुत तेज बच्चे हो गए आजकल के। और साथ क्या खाने में क्या पसंद है तनवीर साहब? क्योंकि क्रिकेटर जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं उसको तो बड़ा डाइट का ख्याल रखना होता है, लेकिन आप माशाल्लाह यूनुस खान की तरह बड़े फिट हैं आप। अब तक मुझे भी कह रहे हैं कि वेस्ट को ठीक है, मैंने कहा आप, मैं अपना चेक कर रहा हूँ, मुझे अपनी टेंशन हो रही है, आप तो माशाल्लाह सेट हैं। तो खुश खुराक? देखिए अल्लाह का शुक्र है, ट्रेनिंग अभी भी मैं ठीक ठाक करता हूँ। मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे आपकी पिक्चर्स। जी, मेरी ट्रेनिंग अभी भी ऐसी ही है जैसे कोई एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है या स्पोर्ट्समैन होता है। मेरी ट्रेनिंग में अभी तक कोई अल्लाह का शुक्र है कमी नहीं हुई, और अल्लाह ताला इसी तरह जान रखे, एफर्ट करे तो हम अपनी एफर्ट करते रहे। ईद वाले दिनों में थोड़ा सा मैं चीट डे कर लेता हूँ, ज्यादा नहीं। क्या खाते हैं शौक से? लेकिन एक चीज बताओ, ईद के पहले दिन ट्रेनिंग से ऑफ होता है, लेकिन ईद के सेकंड डे फिर सेकंड डे से मैं सेकंड डे आज भी ट्रेनिंग करके आ रहे हैं? ट्रेनिंग, हाँ बिल्कुल, आज भी ट्रेनिंग से मैं बिल्कुल वो ऑफ नहीं करता। पहले दिन बस कर लिया। अच्छा भाई, क्योंकि क्रिकेटर्स आधे ये जो है ना समझिए डाइटिशियन होते हैं, क्योंकि जो इनको बताया जाता है पूरी जिंदगी वो इसके बाद इनको याद हो जाता है। तो हमारे जैसे जो आम आवाम हैं, मैं चाहूँगा ज़रूर तनवीर साहब, लोग बहुत ज़्यादा ज्यादती कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही खाते हैं, कोई टिप्स भी दे दें खाना है तो किस तरह खाएं। और हमारे जैसा एक आम बंदा क्या एक्सरसाइज कर सकता है, जो अगर चलें आप लोग की तरह पूरा तो स्वेटिंग तो नहीं कर सकते ना, हमें इतनी टेक्निक्स पता है, एक नॉर्मल आदमी कर क्या सकता है? देखिए नॉर्मल आदमी यही कर सकता है, क्योंकि उसको तो बहुत ज़्यादा आदत है। हमारे लोगों को जिस तरह कराची की हम बात करें, बिरयानी खाने का बहुत शौक है, निहारी खाने का बहुत शौक है। लोगों ने पाए थोड़ी तय करने हैं। अभी पाए की आपने बात की कि अभी मैंने जब बकरा किया है तो मुझे काफी लोगों ने बोला कि भाई पाए वाए मुझे भिजवा देना, पाए भिजवा देना, 2 नहीं देना 4 देना, ये कर देना वो कर देना। तो मतलब पाए की भी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये तनवीर भाई इस बात तो थोड़ी बारिशें आई, चखना वखना तो बनता है। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ चखना जरूरी है। और मैंने जिससे बात की ना कि हम भी जरा थोड़ा सा चीट डे कर लेते हैं इसमें, इस ईद वाले दिनों में। लेकिन हमारे आम लोगों का प्रॉब्लम ये, उनके पूरा दिन वीक यही सिलसिले उनके रहते हैं, हैवी खाना ट्रेनिंग उनकी। कम से कम वॉक ही कर लें, थोड़ा 1-2 किलोमीटर चल लें, बहुत कम से कम आधा पौना घंटा आप वॉक जरूरी है दिन में निकालें ऐसी खुराक के साथ। लेकिन उसके साथ ये है कि जिस बंदे ने डाइट करनी है ना, हम ये नहीं कह सकते कि एकदम सब कुछ छोड़ दो। जितना खाते हो उसको थोड़ा सा कम कर दो, फिर आधा कम कर दो, थोड़ा सा फ्रूट्स के ऊपर भी, और फ्रूट पे कोई नहीं आता, ठीक है, इन चीजों के ऊपर कोई नहीं आता, हेल्दी खाने की तरफ कोई नहीं आता, क्योंकि चटपटी, और कराची में स्पेशली भी चटपटी चीजों को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लाहौर का हिसाब कोई नहीं। हाँ, जैसी बारिश होती है, अभी जो बारिशें हुई आपके सामने पकौड़े बन गए, आलू मस्त है भाई, मस्त है, वो तो सीधा उसी दुकान पे जाना है पहले। लेकिन फिर अब आपने ये चीजें करनी है तो फिर आपको ट्रेनिंग पसीना निकालना बहुत ऐसी करनी है, तो फिर मेरी तरह थोड़ी सी तरह सेहत बन जाएगी। क्योंकि मैंने अभी भी कंट्रोल किया, लेकिन तनवीर भाई वाली फिटनेस चाहिए खेल के बाद ही, तो फिर थोड़ा जबर तो करना पड़ता है। लेकिन तनवीर भाई ये बताएं, गपशप का दिन है आज ईद का, आप जब बैठते हैं टीवी पर, मेरे भी शोज में आप जब चंद मरतब आए हैं, दोबारा इंशाल्लाह दोबारा भी बुलाएंगे आपको जब सीरीज चल रही होगी, लेकिन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई आप तो। मेरे ख्याल में जो बात आपके साथ कभी मैंने बासित भाई को देखा, यूनुस भाई बस वही बच्चे होते हैं, बाकी सबका तो आपने जब जिक्र आ गया तो अच्छा ये बात अच्छी है, सच बोलते हैं, जो इनके दिल में होता है बोलते हैं कोई। लेकिन नाराजगी होती है, ऐसा है कि टीवी के बाद लोग कहते हो यार ये क्यों बोल दिया, मेरे खिलाफ क्यों बोल दिया, या
इतने हद तक बात आगे बढ़ गई है कि क्या दुश्मनियां तो नहीं शुरू होगी खुदा ना खास्ता? नहीं देखें गफार भाई, दुश्मनी अगर लोग समझते हैं तो समझते हैं, लेकिन मैं उनके एक्ट के ऊपर बात करता हूँ। मैं पर्सनल नहीं हूँ किसी के साथ। तो है। और अगर मेरे साथ कोई पर्सनल खुद होता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद भी चाहता हूँ लड़कों के साथ कि भाई मेरी जो बातें हैं वो आप टीवी की हद तक रखें। मैं आपके साथ पर्सनली, मैं आप जो काम कर रहे हैं मैं उसके खेल पे बात कर रहा हूं, प्रोफेशनली बैठा हूं, लेकिन जब आमने सामने आपके आऊं तो आप मेरे से मिले, मैं भी आपसे मिलूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है, ऐसा होता नहीं। अब होता क्या है कि मैं जब भी कहीं जाता हूं तो मैं उन लोगों के बीच में जाता नहीं। मैं ये सोचता हूं कि मैं अगर जाऊंगा पता नहीं क्या समझेंगे, क्योंकि एक दो दफा ऐसा हुआ तो मैं फिर अवॉइड करता हूं। बल्कि मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, मुझे लगता है कि हमारा वाला मसला हो गया तनवीर के साथ, क्योंकि हम साफी भी है ना, जब आदत हो जाती है ना कि हर बात कहने की, जो दिल में है वो कह दीजिए, आज़ादी। मुझे लगता है ये अपनी आज़ादी सरेंडर नहीं करना चाहते, बिकॉज बोर्ड में जाने के बाद फिर कुछ कह नहीं सकेंगे। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना, तनवीर भाई ब्रेक से वापस आ जाऊं, शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक से वापस आकर तनवीर से ये दोबारा जिक्र छेड़ेंगे कि भाई बोर्ड में क्यों नहीं जा रहे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुश आमदेद, एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। और तनवीर अहमद हमारे मेहमान हैं आज ईद स्पेशल एपिसोड के अंदर। तनवीर, मैं कह रहा था कि आप भी चूंकि टीवी पे बहुत आते हैं और अब तकरीबन आप आधे जर्नलिस्ट तो बन ही गए हैं, क्योंकि तबसरे कर रहे होते हैं, आप बहुत टाइम टीवी पे गुजरता है, तो क्या वो आज़ादी सरेंडर नहीं करना चाहते? हमारी तरह आदत तो नहीं हो गई कि जो दिल में आए, जो ठीक लगे वो ठीक बोलना है, जो ना ठीक लगे बोलना है? बोर्ड में जाके ये है गो कि आई रिस्पेक्ट एवरीवन जो वहाँ काम करे, जो कि वो भी टास्क बेस्ड जॉब है, आप वहाँ तनख्वाह पर हैं, लेकिन आप अपने गोल्स अचीव करते हैं, लेकिन आज़ादी खत्म हो जाती है। ये मतलब है। बिल्कुल, देखें बात ये है कि दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो ये कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, एक हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो भी क्रिकेटर टीवी पे आके क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट बात करता था, उसको जॉब की ऑफर होती थी, वो फ़ौरन चला जाता था। मैं ये चीज़ खत्म जी, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हम 1.5 साल में, पिछले 2 साल में, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे सब दोस्त हैं, कोई बचा ही नहीं ना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि मैं उस नेचर का बंदा नहीं हूँ। अगर आप लोग ये समझते हैं कि मैं टीवी पे आके अगेंस्ट क्रिकेट बोर्ड जानबूझ के ये काम करता हूँ, जानबूझ के उनके अगेंस्ट जाता हूँ कि जॉब मुझे चाहिए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं वाहिद क्रिकेटर होऊंगा, मुझसे कम भी खेले हुए, मैं वाहिद क्रिकेटर होऊंगा जो स्ट्रेट अवे टीवी पे कहता है कि मैं क्रिकेट बोर्ड में नहीं जाना चाहता। मेरे ख्याल आपको इतना अरसा हो गया अपनी फील्ड के अंदर, किसी ने आज दिन तक ये नहीं बोला नहीं जाना चाहते, किसी ने नहीं बोला। वो दरवाजे खुले रखने की कोशिश करते हैं कि हम दरवाजे खुले रखें, जहाँ ऑफर आए चले जाएँ। ये मेरा बिल्कुल दिल नहीं। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो, क्योंकि लोग हमारे ये भी समझते हैं कि पता नहीं रोज़ी रिज़्क हम लोगों ने देनी है, अल्लाह ने नहीं देनी। मैं ये समझता हूँ कि रोज़ी रिज़्क अल्लाह ने देनी होती है। मैं लोगों के बीच में रह के सच बोलूँगा, मैं सच से डरता नहीं। मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा अगर मैं झूठ बोल के। लेकिन तनवीर भाई, कभी ऐसा फील हुआ कि थोड़ा ज़्यादा बोल गया? टीवी है ना, जैसे लाइव बैठे हुए, आपको मुझे पता है बहुत सारी ट्रांसमिशन में बैठे होते हैं, लंबा जब बोलना पड़ता है तो जाहिर बात है कंट्रोल भी ज़रा बिल्कुल मुश्किल होता है। कभी ऐसा फील हुआ कि शायद ये वाली बात ना बोलता? ये ऐसा नहीं हो सकता ना हर दफा इंसान सही हो। बिल्कुल, कभी फील हुआ ऐसा? नहीं होता है, क्यों नहीं होता? कोई खास बात जो आपको याद आ रही हो? नहीं, जिस तरह मैंने फ़खर जमान की बात की थी एक दफ़ा, 196 आई थिंक साउथ अफ्रीका किए थे, तो मैंने ये बात की थी कि जी ये तुक्के में रन कर दिए। ठीक है, अगर आप उसकी पीछे जाएं तो वो मैंने इस वजह से ये बात बोली थी कि काफ़ी अरसे से वो रन नहीं कर रहा था। ठीक है, उसने एकदम से 196 किए, तो मैंने एज अ क्रिकेटर जो हमने देखा या सीखा कि भाई कंसिस्टेंसी चाहिए, तो उसमें मैंने बोल दिया था ये तुक्के के रन हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद इमामुल हक के बारे में बोला था मैंने कि इसने बांग्लादेश जो 100 किया था वर्ल्ड कप में, ये बिन में फेंकता हूँ ऐसे 100 को। बहुत सी बात इंजी भाई के बारे में बोला। बाद में सोचा कि नहीं बोलता अच्छा होता, इतना नहीं सोचा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन चीज़ों से हट गया हूँ। मैं अभी भी उन चीज़ों पे कायम हूँ जो मैंने बातें की हैं। मैं ये नहीं है, हाँ ये ज़रूर है कि बहुत से लोगों ने मुझे बोला यार ये तुमने क्या बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता जब मुझे कोई बोलता है तो मैं बड़ा परेशान हो जाऊँ। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं उनको साफ कहता हूँ कि भाई मैंने बोल दिया ना, बस ख़त्म होगी बात, इसको चलने दो, मुझे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लेकिन आगे के लिए थोड़ा मोहतात हो जाते हैं कि ऐसी चीज़ बोलूं जो बहुत ज़्यादा हाथ से न निकल जाए। देखिए फिर ये है कि ऐसी चीज़ अगर मैं नहीं बोलूँगा फिर नाम कैसे बनेगा? ये जो है ना, देखिए अब इन्होंने ये बात तो फिर मैं ही कर सकता हूँ ना। अच्छा, बहुत सारी जैसे रमीज़ साहब कैसा काम करें, चलिए बताएं। उनसे मुलाकात तो हुई, अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ उनको आए हुए, साल भी नहीं हुआ। गो के परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में अच्छी थी, ऑस्ट्रेलिया खिलाफ सीरीज में तो हम भी बहुत दुखी हुए थे, हम हार गए, पिचेस भी अच्छी नहीं बनाई, थोड़ा हमें लगा हम डर गए। इस पर तो हमें भी बोलूँगा, क्योंकि जैसे आपको आदत है इसी तरह हमें भी आदत है कि हम जो दिल में होता है बोलते हैं।
लेकिन ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस है उनकी अब तक एज अ चेयरमैन? यार एज अ चेयरमैन देखें तो जो सिस्टम के ऊपर काम करना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं अभी तक। मेरी नज़र में सिस्टम क्या है, सिलेक्शन जैसी होती है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड उस पर ध्यान नहीं रख रहे, ठीक है। ये जो नेशनल इसमें बड़ा अच्छा सवाल इस सिलेक्शन का जो कि आपने जिक्र किया, वो कहते हैं मैं जी सिलेक्शन कमेटी पे छोड़ दिया है, मेरे भी बड़े रिजर्वेशन है। अरशद इकबाल बेचारे एक मैच खेला बाहर, जाहिद महमूद का डेब्यू हुआ है फिर वो ड्रॉप हो गया। इसी तरह अगर आप देखें तो अभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बने हैं उसमें आप खुशदिल शाह जो आपका एक पोटेंशियल मैच विनर है उसको आप डी कैटेगरी में डाल देते हो, ठीक है। इसी तरह आपके और बाकी तो आपको सारा पता ही, आप मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। तो क्या वो ये कह सकते हैं क्रिकेटर होकर, वो कहते हैं मैं क्रिकेटर हूँ, मेरे लिए ये जॉब मुझसे बेहतर कौन कर सकता है, पर सिलेक्शन पे जब उंगलियां उठे बरीउल जमा कर सकते हैं। बिल्कुल देखें, मेरे ख्याल में इंसान को खुद सोचना चाहिए और ऐसा नहीं होता कि बस आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बन गए और आपको आपकी सीवी बड़ी तगड़ी हो गई है कि मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ये सवाल स्ट्रेट अवे जब हमारी मीटिंग हुई थी क्रिकेटर्स की, मैंने ये भी सवाल किया था कि आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं सुबह, तो आपसे किसी ने पूछा तो आपने बोला मैं इस पे ध्यान नहीं देना चाहता, मैं ऊपर जिस काम के लिए हैं वो उस पे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला आप तो वैसे ही आपने हाथ हटा दिया है, जो मेरिट पे आए हुए नहीं है लोग, जो सिलेक्शन हो रही है उन्होंने टेनोर पूरा करके तो चला जाना है। देखिए बात ये है कि हमारे यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे लोग आते हैं, लॉबियों से आते हैं, उनका टाइम पूरा होता है, वो पैसे बना के अपने आप को सेट करके ज़िंदगी अच्छी हो जाती, चले जाते हैं, ठीक है। मैंने उनसे बोला था, मैंने बोला आपका काम है पूछना सिलेक्टर से कि ये इतनी खुलेआम नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी वाले लोग, ये भी मैंने बोला, मैंने आप नेशनलिटी वाले लोगों को लेके आ रहे हैं, मैंने बोला पाकिस्तान में जो लेवल 3 लेवल 4 जो लोग हैं वो क्यों नहीं क्रिकेट के अकेडमी के डायरेक्टर बन सकते, ठीक है। तो इस किस्म के भी सवालात हुए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद उनके पास जवाब नहीं था या वो जवाब देना नहीं चाह रहे थे कि मैं इनकी बातों का क्या जवाब दूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये इतना स्टेट आएगा मेरे ऊपर कि वो सोच नहीं पा रहे होंगे शायद। लेकिन वही आप वाली बात कि मैं घबराता या डरता नहीं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं सच और हक की बात कर रहा हूँ तो फिर मैंने जाना है सीधी सीधी बात करनी है, ठीक है। तो ईद का जब मौका आता है तो सारी बात है, दोस्त अहबाब जो होते हैं दूसरे को मैसेज करते हैं, तो जिन क्रिकेटर फ्रेटर्निटी में आपकी ईद मुबारक के मैसेज आपने भेजे इस बार भी जाते हैं और वापस भी आते हैं? देखिए मेरे पास कोई मैसेज नहीं आते, किसी के कोई फ़ोन नहीं आते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लोग यही समझते हैं कि इससे बात भी करेंगे तो शायद ये टीवी पे कह देगा। कोई सी भी मुझसे क्रिकेटर्स घबराते हैं, अच्छा, मुझसे बात करते हुए घबराते हुए, बात करते हुए ये बोलते हैं थोड़ा बैलेंस नहीं हो सकता कि नहीं, डर तो निकले ना, ये जरूरी है क्या? मेरे ख्याल में मेरी नेचर में बैलेंस नहीं है। अच्छा। देखिए बात ये है कि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकते आप कभी? नहीं गफ़ार भाई, शायद मेरे खून के अंदर नहीं है। और मैंने बहुत से लोगों से सुना, मुझे कहते हैं कि थोड़ा सा ना वो बैलेंस रखो, थोड़ा सा ना वो दरवाजे खुले रखो अपने। देखिए जैसे बासित भाई, यूनुस भाई वगैरह अक्सर आपके साथ होते हैं, समझाते हैं। यूनुस भाई तो बहुत समझाया मुझे, बहुत समझाया, ठंडे आदमी है, और बासित भाई भी समझदारी से बहुत चलते हैं, क्योंकि वो भी क्रिकेट बोर्ड में कुछ बहुत से मुझे बहुत लोगों ने समझाया। अच्छा, बासित भाई जैसे गए, अब वो आपके साथ भी काम कर रहे हैं। यूनुस भाई तो खैर इतना बोर्ड में गए ही नहीं, थोड़े अरसे के लिए गए थे, तो कभी उनके मुतालिक भी कहा? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको तो खैर पता होगा कि कहा और कोई उनकी तरफ से फीडबैक आया हो, क्योंकि जिनके साथ बाद में भी काम किया उनके मुतालिक बात करना मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं, मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं, मैं ये चीज़ें नहीं सोचता। देखिए मैं इस वजह से ये चीज़ें नहीं सोचता क्योंकि मैं आपको पर्सनल हिट नहीं कर रहा, मैं आपकी ज़ातियात पे नहीं आ रहा, ठीक है। मैं गफ़ार साहब को ये कह रहा हूँ कि भाईजान आप ये काम सही नहीं कर रहे। मैं गफ़ार साहब को ये नहीं कह रहा कि भाई आप ऐसे हैं, आप यूं हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, ठीक है। मैं आपके काम की बात कर रहा हूँ। मैं हो सकता है वो बात जो कर रहा हूँ आपके काम की उस पर गलत भी हो सकता हूँ, मैं इस वजह से नहीं घबराता। लेकिन लोग मेरे से मिलना जुलना बात करना उसमें बड़े घबराते हैं। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि लोग कहते हैं जी ज़रा दरवाजे खुले रखो ये वो, तो मेरी सोच ये है कि अगर मैं ये काम करने लग जाऊंगा तो फिर मैं झूठा आदमी हो गया ना, फिर मैं तो मेरी नज़र में और जब मैं तज़किया कर रहा हूँ वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। सच बात है, मैं ये सोचता हूँ मैं फिर मुनाफिक हो जाऊंगा, मैं मुनाफिक हो जाऊंगा ना, कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इनको सेफ भी करना है, इनके अगेंस्ट भी जाना है, देख के चलो उसके करो, तो फिर आप उसमें झूठ भी बोलेंगे, मेरी कवर करेंगे तो फिर मेरी नज़र में झूठ भी हो गया ना वो। तो मैं वो नहीं हूँ, मैं अगर मगर वाला आदमी नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ भाई ठीक है, जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, लेकिन ये मत समझो कि मैं जो बोल रहा हूँ लोग मुझे समझते हैं कि ये थोपने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं है भाई। मेरी अपनी सोच है, उसमें मैं हो सकता गलत भी हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ नहीं, और आपके सामने है मेरे ख्याल में आपने भी इतना अच्छा माशाल्लाह काम किया है, इतना नाराज़
कोई भी क्रिकेटर किसी क्रिकेटर से नहीं होता। अब आप देखें मेरे कोई दोस्त यार ही नहीं है और मैं चाहता मैं मुझे फिक्र भी नहीं है और ना मैं चाहता हूँ मेरे से कोई दोस्ती रखता है, बात करता है, नहीं करता। अब आप देख लें क्रिकेट के कितने इवेंट्स होते हैं, शोज होते हैं, मतलब जो कुछ भी होता है मुझे कहीं नहीं इनवाइट किया जाता। मैं ये नहीं कह रहा मुझे बुलाएं, नहीं नजर आऊंगा मैं, क्योंकि वो बहुत से लोग हैं वो चाहते ही नहीं है कि ये इसको बुलाएं, ये हमारे साथ उठे बैठे। और चलिए एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर कुछ सवाल मेरे ज़हन में आ रहे हैं तनवीर भाई से, ईद के इस मौके पर स्पेशली मैं ज़रूर करूँगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। ईद के हवाले से हम बात कर रहे हैं और कुछ क्रिकेट गपशप भी। कुछ सवाल मेरे ज़हन में, जैसे पहला अगर मैं आपसे सवाल करूँ, बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे? क्लास प्लेयर और बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में ऐसा ज़बरदस्त क्रिकेटर आया है। डोमेस्टिक क्रिकेट के कुछ मैचेस मैंने खेले उनके साथ। अच्छा। और वहीं पे बॉल कराई उनको? हाँ करवाई। कैसा एक्सपीरियंस रहा उस ज़माने में? आपको समझ में आ गई थी कि ये उस टाइम आगे जाके नए थे? अच्छा। लेकिन उस टाइम ही बात शुरू हो गई थी कि इस लड़के में बड़ा टैलेंट है और आपके सामने है जिस तरीके से उन्होंने आके इंटरनेशनल फ्यूचर क्या देखते हैं, जो कि तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करना आसान नहीं होता। एक्सपेक्टेशंस, मीडिया का प्रेशर, तनवीर भाई और बहुत सारे एनालिस्ट की बातों भी इस वजह सुनना पड़ती है। शायद भाई मुझे कुछ दिन पहले उनके पुराने क्लिप देख रहा था तो बड़े नाराज़ भी हो जाते थे, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई भी हैं। लेकिन चलिए ईद के मौके पे हम सिर्फ, लेकिन फ्यूचर कैसे देखते हैं, समझते हैं आगे ले जा सकते हैं? बिल्कुल, हमें वैसे भी इसी टाइप का प्लेयर चाहिए था और कप्तान भी अपनी जगह टीम में पक्की है ना। हाँ, परफॉर्मेंस वर्ल्ड नंबर 1 T20 में, वर्ल्ड नंबर 1 ODI में, नंबर 3 या 4 हैं वो टेस्ट के अंदर। आज दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से एक हैं। बिल्कुल, और इस तरह मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है और बकौल उनके भी, जिस तरह उन्होंने बोला कि मैं अपनी टेस्ट की एवरेज थोड़ी सी और बेहतर करने की कोशिश करूंगा, जो कि उन्होंने इस वजह से बात की क्योंकि उनको पता है कि मेरा लेवल क्या चल रहा है अभी वाइट बॉल क्रिकेट में। मैंने रेड बॉल क्रिकेट में भी ऊपर आना है, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है। अब इन्होंने क्या करना है कि अपनी फॉर्म को और अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना है, क्योंकि जब आपकी एज बढ़ती है तो आपके मसल्स पे, आपकी फिटनेस पे लोड आने लग जाता है। ठीक है ना, उसको मेंटेन करना है। अगर आप उसको मेंटेन कर लेते हो और यही लेवल आपका चलता रहा तो मेरे ख्याल में ठीक ठाक किस्म के रन्स करेंगे वो पाकिस्तान के लिए। इमाम उल हक चूँकि जब आए थे तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन एटलीस्ट लिमिटेड ओवर्स के अंदर, और अभी हालिया टेस्ट सीरीज़ में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी उनके रन्स अच्छे खासे बने और ODI रिकॉर्ड उनका बड़ा ठीक ठाक जा रहा है। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में मैं जहाँ हूँ वहाँ इमाम का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और देखिए बहुत अच्छी बात है कि इमाम ने रन्स करने शुरू किए और मेरे ख्याल में किसी को पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी की बात से। और जाहिर सी बात है प्लेयर्स अपनी एंड से सोचते हैं कि ये क्या बातें करते हैं, लेकिन अगर क्रिकेटर्स में, हम भी क्रिकेटर रह चुके हैं, लेकिन वो अगर इस एंड से सोचें कि जो क्रिकेटर्स टीवी पे बैठे होते हैं वो भी पर्सनल नहीं होते, उन्होंने भी अपनी कोई ना कोई बात करनी होती है, अपनी दिल की कोई बात करनी होती है, तो कोई पर्सनल नहीं होता। मेरे ख्याल में इमाम इस टाइम जिस फॉर्म में है, जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में रन्स कर रहा है और वनडे में उसकी जो उनको सिला है वो रैंकिंग नंबर 2 में जो आए हैं, मेरे ख्याल इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेंटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आदमी लगता है, लड़का मुझे लगता है, क्योंकि थोड़ा नहीं ज़्यादा बोल रहे हैं, इतना क्रिटिसिज्म के बाद भी अगर रन्स कर रहा है तो इमाम का बहुत के बाद भी रन्स करना तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे आज मुझे हैरत हो रही है, तारीफें चल रही, देख लीजिए अब आप लोग ये शो याद रखिएगा कि तारीफ भी कर सकते हैं अच्छे मौके पर और अच्छे तरीके से सवाल पूछे जाएँ। फ़खर जमान, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कंसिस्टेंसी और उनको बेहतर करनी पड़ेगी, लेकिन बड़े मैचों के प्लेयर हैं और बड़े रन्स कर सकते हैं, पोटेंशियल इससे ज़्यादा है उनका, मानते हैं आप ये? नहीं वो तो है, लेकिन इतना अरसा खेल रहे हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1-2 मैचेस में रन्स करें फिर आपका गैप आ जाए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप नए प्लेयर नहीं, आप काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। मैं इसीलिए कंसिस्टेंसी की बात करता हूँ कि कंसिस्टेंट आपको होना चाहिए। आप उन प्लेयरों में से थोड़ी है कि आप अभी अभी आए हैं ना, ठीक है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं आपके पास एक्सपीरियंस, आपको बहुत समझ आ चुकी होती है। मेरे ख्याल में अभी भी थोड़ी क्या मैं फिर काफ़ी चले आखिर क्विकली आखिर में शाहीन शाह अफरीदी हमारे पास स्टार बॉलर हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है और आप तो खुद फास्ट बॉलर। बिल्कुल, बहुत अच्छा टैलेंट है और ये भी अच्छी बात है कि जिस तरीके से वो यूटिलाइज करता है नए बॉल को। मेरे ख्याल इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो जिस तरीके से शाहीन यूटिलाइज करता है नए बॉल को, और सीखना चाहिए। हालांकि वो यंग हैं अभी, लेकिन उनकी जा सकते हैं और आगे वसीम अकरम वाली सोच रख सकते हैं इंशाल्लाह। देखिए मुश्किल होता है वसीम अकरम जैसे बंदे से कंपेयर करना, एक लेजेंड है। मैं आपको बताऊं, मैं कंपेयर किसी के साथ नहीं करता। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि हमें एक और ग्रेट मिल सकता है, लेकिन वो आप उनकी मेहनत देखें, फिटनेस देखें, सब कुछ देखें। मैंने इसीलिए बात यंग एज में
फिटनेस अगर आपकी अच्छी है, आमिर के बाद कोई मशवरा सर, बल्कि आमिर के बारे में भी बात की थी जब नए नए आए थे, उनको वसीम अकरम बना दिया था, ऐसा नहीं है, थोड़ा चलने दें। आप कौन से मशवरे की बात? मैं कहता हूं शाहीन के लिए कोई मशवरा, चूंकि एज अ फास्ट बॉलर इस वक्त जो है वर्कलोड मैनेजमेंट की बहुत बात आती है। ये मेरा आखिरी सवाल है। देखें, उनको खुद आइडिया होना चाहिए कि वो कितना लोड अपने ऊपर ले सकते हैं। ये पुरानी वाली क्रिकेट नहीं है कि हम हर क्रिकेट खेलें, क्योंकि लीग्स भी क्रिकेट बहुत आ गई है, पाकिस्तान को भी ज़रूरत है शाहीन की। तो मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा आइडिया है कि मैंने किस तरीके से अपने आप को लेके चलना है। जितना ज़्यादा वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे उतनी ज़्यादा पाकिस्तान जीतेगा मैच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब इस स्पेशल शो पे आने के लिए। और देखिए कितनी पॉजिटिव बात, ये मैं ज़रूर सोशल मीडिया पर डालूंगा, क्योंकि तनवीर भाई खुद कह रहे हैं कि मैं पर्सनल बात नहीं करता। तनवीर बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर से में जनाब ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे कुछ बात करेंगे इतने शॉर्ट ब्रेक के बाद। जनाब ईद का मौका है और आप सब उम्मीद है अच्छी ईद गुजार रहे होंगे। पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद हमें ईद के दिन ज्वाइन करिए। माहूर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको भी ईद मुबारक। कहाँ मौजूद हैं, कहाँ ईद मना रही हैं? खैर मुबारक, और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं आजकल भावलपुर में हूँ और अपने ननियाल के साथ ईद मना रही हूँ। चलिए, तो ज़बरदस्त है। कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं और पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद है। आपने ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, तो माहूर क्या ईद के आज दूसरा दिन है, क्या अभी भी कुछ ट्रेनिंग हो रही है या अभी एक आध दिन का जरा ब्रेक लेना पड़ा, और इस मेगा इवेंट के लिए कैसी तैयारी हो रही है? ईद से पहले हमारा जो है रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ है बहावलपुर में गैरिजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फ्रॉम 2 to 6 जुलाई। तो उसके लिए भी काफ़ी ट्रेनिंग चल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सिंगल्स और डबल्स दोनों विन किए हैं। और अभी खैर हमें ईद से पहले ही पता चला है कि जो पाकिस्तान की जो बैडमिंटन टीम है उसको कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से ड्रॉप कर दिया गया है। तो लेकिन उस न्यूज़ के बाद भी, मिलने के बाद भी मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग छोड़ी हो ईद पे। हाँ, लेकिन क्योंकि 3 दिन होते हैं उससे ट्रेनिंग से ब्रेक होता है और चौथे दिन से इंशाल्लाह मैं दोबारा से अपनी ट्रेनिंग रिज्यूम करूँगी। तो माहौर इस खबर से तो बड़ी आप लोगों को डिस्कम्फर्ट हुआ होगा, कहाँ ट्रेनिंग सारा कुछ एक्सपेक्टेशन, तो फिर आप तो नंबर 1 है पाकिस्तान की, तो कोई चांस नहीं, चूँकि ज़ाहिर बात है बहुत सारी कंट्रीज़ को तो क्वालिफाई के अलावा भी वाइल्ड कार्ड या दीगर चीज़ों पर भी ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलती है। मकसद ये होता है कि गेम्स के अंदर तमाम जो नेशंस हैं उनकी पार्टिसिपेशन होती रहे। तो इस पर रिएक्शन क्या है आपका इस न्यूज़ पर? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा है कि अगर पीएसबी ने करना था तो वो पहले ही डिसाइड कर दे। बिल्कुल एंड मोमेंट पे आके जब हर चीज़ हमारे वीज़ाज हो गए, हमारी एंट्रीज हो चुकी है, उसके बाद बिल्कुल एंड मोमेंट पे आके बताना कि बैडमिंटन टीम नहीं जा रही, तो मेरे ख्याल से काफ़ी उनकी तरफ से एक गलत स्टेप है और ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। लेकिन काफ़ी अफसोस भी है इस बात पे कि हम लोगों ने मतलब कैंप भी लगा हुआ था, काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग भी चल रही थी और उसके बाद हमें ड्रॉप किया गया। तो सारे प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा अफसोस है इस बात का। और मेरी हायर अथॉरिटीज़ से यही रिक्वेस्ट है कि इस डिसीजन को कंसिडर करें और मतलब भेजना चाहिए टीम को, क्योंकि जितना हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा उसी से हमारा जो गेम का लेवल है वो इम्प्रूव होगा। क्योंकि ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, इसमें वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, तो इनसे हमें खेलने का मौका, तो और वो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो माहौर, इस खबर के बाद क्या ईद, जाहिर बात है आपका मूड बनता ही आपके प्रोफेशन से है, तो क्या ईद पे कोशिश की कि ज़रा सबके साथ हूँ तो अच्छा ही मूड रहे? लेकिन जाहिर बात है एक प्लेयर की हैसियत से मुझे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता हूँ प्लेयर से, तो वो अपने खेल से बड़ा मोहब्बत करते हैं और खेल से ही मूड बनता है, जीतने हारने से। तो ईद के अंदर ये एलिमेंट रहा होगा यकीनी तौर पर। जी बिल्कुल, ईद से मतलब एक दिन पहले ये न्यूज़ मिली है तो काफ़ी मतलब बुरा फील हुआ है। और ईद भी मतलब जैसे हो सकती थी लेकिन वैसे नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ईद का एक अपना ही माहौल होता है और साल में आपको पता है सिर्फ 2 ईदें आती हैं, छोटी ईद और बड़ी ईद, तो इसको भी भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। और मैं अपने ननियाल के साथ हूँ तो मैं काफ़ी अच्छे से मतलब मज़ा आ रहा है सबके साथ यहाँ पे। चलिए, आखिर में ज़रूर कहूँगा कि क्योंकि दूसरा दिन है, दूसरे दिन अक्सर बारबेक्यू होता है, तो मेरे ख्याल में आज रात कम से कम ज़रूर बारबेक्यू होना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है वो उदासी भी खत्म होगी और जो गेट टुगेदर है इस बड़ी ईद का, तो खैर यही मज़ा है कि खाने पीने ज़बरदस्त होते हैं। साथ में ये भी पूछना चाहूँगा, मेरी अभी इसी शो में तनवीर अहमद साहब से बात हो रही थी, तो बोलते हैं थोड़ा चीट डे चल जाता है ईद पर। तो आप लोग माहौर कभी कभी ईद पे जब जाहिर बात है टिक्के और प्रोटीन सारा कुछ, तो चीट वगैरह हो जाता है? अच्छा, मैं वैसे भी ना सब कुछ खाती पीती, मैं ऐसा अपनी डाइट में मतलब मैंने कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ। मैं जो नॉर्मल लोग खाते हैं रोटी चावल तो वही खाती हूँ, क्योंकि हमारे बैडमिंटन में फिजिकल एक्सर्शन भी काफ़ी ज़्यादा है
और मेरा वैसे वेट गेन टेंडेंसी नहीं, तो मैं सब कुछ खाती हूँ। और ईद पे तो पता है बारबेक्यू हो रहा होता है, तो जितने भी आइटम्स होते हैं मेरी पूरी कोशिश होती है कि सब मैं जितने भी आइटम्स हैं उनको ट्राई करूं। और पहले दिन तो किसी और रिलेटिव के घर थी, तो आज हमारे घर पे बारबेक्यू का इंतज़ाम किया गया है। और अभी लोगों ने भी उनकी आना शुरू हो जाएगा, तो काफ़ी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया माहूर, और आपको अगेन और तमाम देखने वालों को ईद। उम्मीद है आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल नए एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।